Good morning students and all the dear ones। आज हम जो है वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी क्लास 12th में एक बुक है और जिस बुक के अंदर एटलीस्ट 40 मार्क्स का जो है वो आपका एक बोर्ड में ये जो है वो बुक होती है उससे कंसिस्ट होता है। तो आज हम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने क्लास 11th में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा होगा कि क्लास 11th में और क्लास 12th में। क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जब आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो आपको कई सारी चीज़ों के बारे में जो है वो पता चला होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ा था। या माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब हम एक इंडिविजुअल, एक किसी पर्सन, एक किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट ए है जिसमें आपके यूनिट वाइज आपके दिए हुए हैं। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट बी है और उस मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट बी में जो है वो आपके फर्दर यूनिट्स के बारे में बताया गया है, जो कि आज हम जो है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में प्रॉपर तरीके से जो है वो आपको बताएंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपकी यूनिट्स होती हैं वो यूनिट्स पर यूनिट कितने मार्क्स की होती है, उस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स में कितना वेटेज होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देंगे, जिससे कि इस वीडियो के थ्रू आपको बोर्ड के लिए या बोर्ड पैटर्न का आपको जो है एक बेस पता चलेगा कि प्रॉपर जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तो एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में वाकई में मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे बहुत से डाउट्स बहुत से स्टूडेंट्स के लिए डाउट्स आते हैं कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा टफ है या माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो बेटा नथिंग इज टफ, ना माइक्रो इकोनॉमिक्स टफ है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स टफ है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि व्हेन यू आर स्टडीइंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ चुके हो तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने में इतना ज़्यादा जो है वो परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट 5th। एक्चुअल में इसको हमने नाम दिया है यूनिट 5th। यूनिट 5th मतलब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसका यूनिट 5th नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यूनिट 1 to 4 जो है वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में थी। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब आपका होता है स्टडी ऑफ एन एग्रीगेट, स्टडी ऑफ एन ओवरऑल, स्टडी ऑफ एन ओवरऑल ऑफ द इकोनॉमी। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी तो आपने डिमांड एक चैप्टर था, सप्लाई एक चैप्टर था, उसके बारे में आपने स्टडी की होगी। वैसे ही चैप्टर जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें ऐसे भी चैप्टर्स आएंगे जिसमें डिमांड, अगर माइक्रो में डिमांड थी तो इसमें एग्रीगेट डिमांड होगी, माइक्रो में सप्लाई थी तो उसमें एग्रीगेट सप्लाई होगी। माइक्रो में जैसे अगर हम बात करते थे कि माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में हम पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो में जो है वो इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही मैक्रो में जो है वो हम नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करेंगे, मैक्रो में जो है हम ओवरऑल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं आप ये भी कह सकते हो दीज आर ऑल्सो सेड टू बी द टूल्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स भी होते हैं। सो कंटिन्यू विद द चैप्टर्स, हम चैप्टर्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली यूनिट जो आपकी है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब ये बताया जाता है, बहुत ध्यान से समझना और सुनना, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब ये बताया जाता है इधर पे कि हमारी जो इकोनॉमी है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, वी ऑल आर इंडियंस, तो हमारी एक जो इंडियन इकोनॉमी है, इस इंडियन इकोनॉमी की नेशनल इनकम क्या होती है, इस इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल हम नेशनल इनकम को किस तरीके से निकालते हैं, या हमारी जो भी एक इंडियन इकोनॉमी है इसमें एज अ इकोनॉमिस्ट हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाउ दे कैलकुलेट द नेशनल इनकम। तो ये जो है वो आपका यूनिट 5th में बताया गया है। जैसे यूनिट 5th के अंदर हमने जो है चैप्टर्स को अपने अकॉर्डिंग जो है फर्दर डिवाइड किया है। जैसे यूनिट 5th के अंदर हमने टोटल 4 चैप्टर्स को रखा है।
4 चैप्टर्स का मतलब ये है कि ये 4 जितने भी चैप्टर्स, ये सारे चैप्टर्स जो है क्या करते हैं, ये सारे चैप्टर्स कंबाइंड होके आपकी जो है एक यूनिट को बनाते हैं। जैसे चैप्टर 5th में जो पहली आपकी जो चैप्टर है, चैप्टर जो यूनिट 5th है उसमें आपका पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये बताया जाता है इधर पे कि हमारी जो इकोनॉमी है, देखो एक चीज और याद रखना, जब हम फर्दर वीडियोस और एक्सटेंड करेंगे तो हम आपको इनके बारे में और अच्छी तरीके से बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इफ यू आर फ्रेशर फॉर क्लास 12 और आपको ये नहीं पता है कि एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा जो है हेल्पफुल होगी। और जब आप ये पूरी वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ने के पहले क्या बेसिक समझना जरूरी है, तो वो ये सारी चीजें हमने आपको इस वीडियो में बताई। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है जो चीज एक फ्लो में हो, जो चीज एक सर्कुलर में हो। और किस चीज का फ्लो, इनकम का फ्लो। तो जैसे अगर हमारी इकोनॉमी है तो हमारी इकोनॉमी में मेनली 2 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। अगर हम ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं। हम अगर अपनी इकोनॉमी की बात करें तो आपके सबसे पहले आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स। हाउस होल्ड और फर्म्स ये 2 सेक्टर्स होते हैं। जैसे हाउस होल्ड हम लोग हैं, हम लोग अपने घर में रहते हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर हुआ। हम सपोज करो जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो किसी फर्म से ही तो लेंगे। जब उस मार्कर को हमने फर्म से लिया तो उसके बदले हमने उसको क्या दिया, उसके बदले हमने जो है उसको क्या दिया, मनी दिया। तो ये हमारा मनी क्या हुआ, हमारा मनी जो है वो हाउस होल्ड से कहां पर गया, फर्म्स में गया। फर्म्स में हम ही जैसे लोग, हम ही लोग जो है काम करते हैं, या ओवरऑल इकोनॉमी में कोई ना कोई तो काम करेगा। जब जैसे सपोज करो आप अगर एक फर्म में काम करते हो तो उसके बदले फर्म्स आपको क्या देगी, आपको सैलरीज देगी। तो वो पैसा फर्म का दोबारा कहां पहुंच गया, हाउस होल्ड में पहुंच गया। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से फ्लो ऑफ इनकम होता है हाउस होल्ड के बीच में और फर्म्स के बीच में। उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर भी आती है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, जैसे कोई पर्सन, कोई फैमिली या कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं तो उन्हें क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है वो सैलरी देगी। या आप देख सकते हो गवर्नमेंट जो है कई सारे ट्रांसफर पेमेंट्स देती है। गवर्नमेंट कई सारी जो है वो आप कह सकते हो स्कॉलरशिप देती है। तो दीज ऑल आर रिलेटेड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आती हैं। तो क्या हुआ, ये आपका हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बाद एक और सेक्टर आता है और उस सेक्टर को जो है हम बोलते हैं फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में क्या होता है, फॉरेन सेक्टर जब सेक्टर हमारी इकोनॉमी में जुड़ता है तो उससे क्या होता है, इससे हमारी इकोनॉमी का जो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसका क्या होता है, अब वो रिलेट हमारी फॉरेन या इंटरनेशनल ट्रेड से करने लगता है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये होता है कि अगर फॉरेन सेक्टर से पैसा आया तो इट लीड्स टू इंजेक्शन। एक वर्ड होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है कि इनकम बाहर से या इनकम किसी अदर इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी में आई तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन। और अगर हमारी इकोनॉमी से पैसा बाहर गया, बाहर कैसे जाता है, सपोज करो बाहर के वर्कर्स, फॉरेन सेक्टर्स के वर्कर्स हमारी कंपनी में आके वर्क करते हैं, या फॉरेन सेक्टर्स के वर्कर्स हमारी कंपनी में या हमारी इंडिया में या हमारी इकोनॉमी में आके वर्क करते हैं, तो उनको हम क्या देते हैं, उनको हम सैलरीज देते हैं। तो वो पैसा हमारा कहाँ गया, वो हमारा पैसा फॉरेन सेक्टर में गया। तो जब पैसा आया तो वो चीज इंजेक्शंस हो सकती है, उसको हम जो है वो इंजेक्शंस बोल सकते हैं। और जब हमारा पैसा बाहर जाता है तो उसको हम लीकेजेस बोलते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है क्या है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बताए गए हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये आपका हुआ चैप्टर फर्स्ट। फिर बात करते हैं चैप्टर सेकंड की। चैप्टर सेकंड जो है, देखो एक चीज और याद रखना, मैं दोबारा से आपको जो है ये चीज बता दूं कि ये यूनिट 5 के अंदर ही है। ये जितने चैप्टर्स आपके 4 चैप्टर्स जो हैं वो यूनिट 5 के अंदर ही जो है वो आपके बताए गए हैं। और यूनिट 5 में ही जो है ये आपका सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि बताया गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ध्यान से समझना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये बताया गया है कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो व्हाई वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं, या
अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, या मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या हैं, या मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो ये हम चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे। तो चैप्टर सेकंड में कई सारी चीजें जो है वो आपकी एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ चीजें होती है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो एक चीज और याद रखना, जैसे बहुत से लोगों का जो है वो हमारे पास मैसेजेस आते हैं, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं सर जो हमने सुना है, जो एज ए स्टूडेंट है, जब आप पहली बार क्लास 12th में जाते हो तो कई सारे आप अपने सीनियर से बातें सुनते हो कि सर मैक्रो में सबसे टफ नेशनल इनकम होती है, या मैक्रो में सर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो न्यूमेरिकल्स में नेशनल इनकम में होती है। तो हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, बट इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक अच्छा फॉर्म है और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप प्रॉपर तरीके से ये सारे चैप्टर्स शुरुआत से आप पढ़ के चलोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम जो ऐसी नहीं होगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। इसलिए हम आपको बिल्कुल शुरुआत से लेके चल रहे हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर आप जब प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर में जब आप आओगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक वर्ड पढ़ते हो, जैसे बिहार हमने आपको बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये बताया जाता है, ये देखो ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं नेशनल इनकम के, याद रखना ये सब चीजें इसलिए हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब आप ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपको क्या होगा, आपको नेशनल इनकम में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है जो चीजें, द थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन अवर कंट्री, जो चीजें हमारी कंट्री में है भले ही बाहर की हो, जैसे भले ही कोई चाइना की कंपनी है वो हमारी इंडिया में, तो हमारी इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा, या हमारी इंडियन कंपनी कहीं लंदन में तो वो लंदन का पार्ट माना जाएगा। याद रखना जो चीज जिस कंट्री में होती है वो उसी का ही पार्ट माना जाता है, भले ही वो किसी भी कंट्री से ओरिजिनेटेड हो। ओरिजिनेटेड का मतलब जैसे सपोज करो कोई भी एक सेलफोन है, अगर वो चाइना का है लेकिन हमारी इंडिया में बनना स्टार्ट हो गया तो वो इंडिया का ही डोमेस्टिक पार्ट माना जाएगा, सिर्फ 3 चीजों को छोड़ के। एक चीज और याद रखना, सिर्फ 3 चीजें ऐसी होती हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी हो लेकिन वो जिस कंट्री की है उसी कंट्री की मानी जाती हैं। पहला एग्जांपल होता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट का मतलब होता है, जैसे सपोज करो शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट है, इंडिया की एयरलाइंस, बहुत ध्यान से समझना, इंडिया की एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो है वो रन हो रही है तो वो इंडिया का ही पार्ट होगा। सिर्फ 3 चीजें ऐसी होती हैं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, जैसे आप सपोज करो फिशरमैन है वो, एंड दे आल्सो हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन, उनको गवर्नमेंट से जो है वो एक्सक्लूसिव राइट मिला है कि आप जो है सी में जाके जो है अपनी फिशिंग कर सकते हो, और उन्हें कोई भी चीज मिलती है तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ दैट कंट्री, वो उसी कंट्री का पार्ट होगा जिस कंट्री का वो फिशरमैन होगा। थर्ड पॉइंट होता है आपका एम्बेसीज। एम्बेसीज के बारे में आपने सुना होगा, जैसे सपोज करो इंडिया की एम्बेसी यूएसए में तो वो इंडिया का ही पार्ट होगा, या रशिया की एम्बेसी इंडिया में तो वो रशिया का ही पार्ट होगा। तो सिर्फ इन 3 चीजों को छोड़ दिया जाए, बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें जिस कंट्री की होती हैं उसी कंट्री की जो है वो मानी जाती है, जो कि अभी हमें शॉर्ट में बेटा पढ़ाना है सारी चीजों को। तो यू जस्ट फोकस ऑन दोस पर्टिकुलर की पॉइंट्स जो हम आपको बता रहे हैं। वैसे ही डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ एक चीज आती है सिटीजनशिप, एक चीज आती है रेसिडेंशियलशिप। ये सब चीजें आप चैप्टर सेकंड में ही पढ़ोगे, इसलिए उसका नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद आप ये भी पढ़ोगे जैसे नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के क्या तरीके होते हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या आपके फॉर्मूले होते हैं, तो ये सब चीजें भी चैप्टर सेकंड में बताएंगे। मेन 3 फॉर्मूले होते हैं, हम आपको शॉर्ट में बताए दे रहे हैं, लेकिन जब आई विल ओरिजिनेट द नेक्स्ट वीडियो, जब नेक्स्ट वीडियो आपकी निकालेंगे तो चैप्टर वाइज हम सारी चीजों को बहुत प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम शॉर्ट में आपको बताते हैं कि मेनली 3 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला जो है वो आपका होता है जो बेसिक फॉर्मूले नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के, एक होता है नेट से ग्रॉस में जाने के लिए। देखो हम व्हाइट बोर्ड पे भी लिख देते हैं, अगर हम जैसे ये ग्रॉस है और ये नेट है, ये हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, याद रखना ये सारी चीज शॉर्ट में है। ग्रॉस आपका एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, नेट आपका एक छोटा कॉन्सेप्ट होता है। तो जब सीधी बात है, अगर हम जैसे 10 रुपए हमारे पास और हमें 5 रुपए पे जाना है, तो अगर हमारे पास 10 रुपए और हमें 5 रुपए जाना है तो 5 रुपए में अलग करने पड़ेंगे ना, मतलब माइनस करने पड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि हम बड़े कॉन्सेप्ट से छोटे कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। वैसे ही होता है ग्रॉस। अब आप बोलोगे सर ग्रॉस क्या होता है, तो ग्रॉस का मतलब होता है
ओवरऑल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन। जिस प्रोडक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी इंक्लूड हो वो ग्रॉस वैल्यू होती है। तो ग्रॉस वैल्यू से जब हम नेट वैल्यू पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो सीधी बात है, जस्ट अपोजिट कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कई सारे नाम होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। डेप्रिसिएशन को हम जो है कई अलग अलग नामों से भी जो है कई सारे उसके नाम होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के भी नाम से होता है। तो ये सब चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। तो वैसे ही दो और टॉपिक होते हैं, हमने इनको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, कि एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस एनआईटी, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना होता है तो प्लस एनआईटी। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो माइनस एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो प्लस एनएफआईए। ये भी हमने अभी शॉर्ट में बताया। तो ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर सेकंड में। हम फिर आपको वो चीज रिपीट कर रहे हैं कि बेटा many of the students who are facing the problem in solving the national income, if you are studying ये सारे चैप्टर्स आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हो तो you will not face any of the problem regarding to national income। ठीक है, तो फिर बात करते हैं चैप्टर सेकंड में। चैप्टर थर्ड, चैप्टर थर्ड जो आपका होता है, चैप्टर थर्ड में होता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अभी कुछ सालों मतलब 2 या 3 साल पहले से जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स आते थे क्लास 12 में, जैसे प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सारे जो है बोर्ड्स ने इस टाइम पर क्या कर दिए हैं, इस टाइम पर 2 साल से, पिछले 3 साल से जो है उसको एग्जिट कर दिया, हटा दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर थर्ड को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी बेसिक हैं। जैसे न्यूमेरिकल्स में जैसे हमें नेट से ग्रॉस पर जाना है या ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें थर्ड चैप्टर से याद करने को मिलते हैं। जैसे एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, एक होता है जीडीपी एट एफसी, एक होता है एनडीपी एट एमपी, एक होता है एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये आप चैप्टर थर्ड में पढ़ोगे, जो कि अभी हाल हमने शुरुआत में आपको बताया था कि आई एम जस्ट गिविंग ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम इतने डीपली नहीं जाएंगे, बट जब हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे और पर चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हम चीजों को पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको ये सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर थर्ड में है। चैप्टर फोर्थ में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये जो चैप्टर फोर्थ है, इस चैप्टर फोर्थ से रिलेटेड जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स में आते हैं, 8 मार्क्स में भी आता है। और इसमें जो है आपके मेनली 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन पर फोकस किया जाता है, जिनको करने में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड के फॉर्मुलेस भी हैं, इन तीनों मेथड्स को आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व आउट भी कर सकते हो, इन तीनों चीजों को आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट भी कर सकते हो। तो इनको करने के लिए अगर आप ये 3 चैप्टर्स आपने प्रॉपर तरीके से पढ़े होंगे तो आपको 4th चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये चारों चैप्टर्स को अगर मिला दिया जाए तो ये बोर्ड में जो आपके चारों चैप्टर्स कंसिस्ट होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स। वो कितने मार्क्स के होते हैं? वो 10 मार्क्स के होते हैं। और ये जो 10 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इन 4 चैप्टर्स से आते हैं। तो ये आपकी है चैप्टर 5 जो है वो आपका यूनिट 5 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये पूरा आपका यूनिट 5 में है। अब हम बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 आपका कौन सा है? मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग का मतलब ये बताया जाता है इधर पे कि जो आपका यूनिट 6 है, यूनिट 6 में आपका जो है चैप्टर 4 तक हो चुका था। अब चैप्टर 5 आपका आता है मनी। सबको पता है मनी एक ऐसी कॉमन वर्ड है जो एक छोटे से छोटे बच्चे को मनी के बारे में पता होता है, लेकिन एक्चुअली मनी है क्या? चैप्टर 5 जो है वो आपका जो मनी टॉपिक है, मनी में जो है वो आपको यही बताया जाएगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस।
पहले क्या होता था, व्हेन देयर वाज नो इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी, जब इंट्रोडक्शन मनी का नहीं हुआ था, एट दैट टाइम देयर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बार्टर सिस्टम। उस टाइम पर बार्टर सिस्टम था, उस टाइम पर बार्टर सिस्टम की चीजें चलती थी, उस टाइम पर बार्टर सिस्टम से ही हम जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब ये था, हम आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम गुड्स। जब हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे तो वो बार्टर सिस्टम में आता था, वो बार्टर एक्सचेंज में आता था। तो ये बार्टर एक्सचेंज जो है वो आपका हो चुका है। उसके बाद चैप्टर 5 मनी में जो है वो आपको बताया गया है कि एक चीज और याद रखना, अच्छी चीज ये है कि जो बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशन थे वही मनी के इंपॉर्टेंस थे। ध्यान से सुनना, जो बार्टर एक्सचेंज के लिमिटेशंस थे और वो मनी के क्या थे, इंपॉर्टेंस थे। अब कहना सर लिमिटेशंस क्या थे, तो बेटा आई विल जस्ट कंटिन्यू विद द चैप्टर। जब हम चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे तो हम आपको प्रॉपर तरीके से पूरा जो डिटेल बताएंगे। फिर बात करते हैं, चैप्टर 6 आता है बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ये जो चैप्टर 6 है कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, हर साल या इवन एक साल छोड़ के ऑल्टरनेटिव जो है क्वेश्चन जरूर आता है, वेदर इट इज फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, वेदर इट इज फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंकों में भी शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक का मतलब वो होता है वेयर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, एडवांसिंग ऑफ लोन, जहां पे आप डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हो, जहां पर आप लोन्स को एडवांस में दे सकते हो, जहां पर जो है आप चाहो तो अपने बिल्स वगैरह भी जो है वो जमा कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जमा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस भी हो सकते हैं। एक होता है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का एग्जाम्पल होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई में क्या होता है, ये जो है इट इज ऑल्सो सेड टू बी द फादर ऑफ ऑल बैंक, इसको हम फादर ऑफ ऑल बैंक भी बोलते हैं। इसको हम जो है इसलिए फादर ऑफ ऑल बैंक बोलते हैं क्योंकि इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब है टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन होती है ये। और व्हेनेवर एनी ऑफ द कमर्शियल बैंक वांट एनी ऑफ द हेल्प related to the capital or related to any of its circumstances, they just contact to central bank। वो सेंट्रल बैंक से जो है वो कांटेक्ट करते हैं। तो हमने शॉर्ट में आपको ये दोनों चैप्टर्स के बारे में बताया, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। तो ये दोनों होते हैं 6 मार्क्स के, बोर्ड पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या था, ये आपकी यूनिट 5 हो गई, ये आपकी यूनिट 6 हो गई। फिर हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 7 के अकॉर्डिंग।